जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की वीडियो क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। ऑलरेडी 2 वीडियो इकोनॉमिक्स के बारे में अपलोड कर दी जा चुकी है दोस्तों, तो आप उनको भी देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, जो लास्ट की वीडियो है दोस्तों, हम अच्छे से डिटेल में हम उसके अंदर चर्चा एक अच्छे से उसके ऊपर विचार कर चुके हैं, एक डिटेल में चर्चा भी कर चुके हैं। भाई अर्थशास्त्र है तो है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों। फिर भी दोस्तों मैंने एक बार यहाँ लिख दिया है कि भाई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है दोस्तों। आप 10 बुकें पढ़ोगे इकोनॉमिक्स की दोस्तों, आपको 10 के 10 बुकों में अलग अलग डेफिनेशन आपको शायद मिले। आप 10 ट्यूशन लगाओगे अपने, आपको 10 के 10 ट्यूशन में दोस्तों अलग अलग उसकी परिभाषा शायद टीचर बताए दोस्तों। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बहुत अच्छी है, सिंपल भी है, आसान भी है और छोटी भी है दोस्तों। परिभाषा डेफिनेशन ये इकोनॉमिक्स की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र ही कहलाता है दोस्तों। अब कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है कौन सी आर्थिक क्रिया है दोस्तों। मतलब लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर रखा है मैंने कि आर्थिक क्रिया क्या है और उनका मतलब क्या है दोस्तों, ये बता रखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, ये था आर्थिक अर्थशास्त्र के बारे में दोस्तों। हम बाद में थोड़ी देर के बाद देखेंगे दोस्तों कि भाई अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं और उसके भाग कितने हैं, भाग पार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं, इसका जो नाम है दोस्तों वो है दुर्लभता। दुर्लभता इसको हिंदी में कहते हैं और इसको स्कार्स कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, वो कह रहा है कि दुर्लभता क्या है, व्हाट इज स्कार्स। ठीक है, व्हाट इज स्कार्स। तो दोस्तों स्कार क्या है थोड़ा समझिए। जब संसाधन सीमित रहते हैं, जब संसाधन सीमित रहते हैं और आवश्यकता जो होती है, जो हमारी नीड होती है वो असीमित रहती है, तो उस समय पर दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों। मतलब दुर्लभता का मतलब होता है दोस्तों कमी। दुर्लभता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताई ये थी परिभाषा दोस्तों। बट यहां पर थोड़े मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं कि भाई संसाधन कैसे सीमित होते हैं, जो आवश्यकता होती है वो कैसे असीमित होती है, वही आपको एक समझाने की यहां पर मैंने कोशिश की है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां लिखा दोस्तों सीमित संसाधन और सेकंड नंबर पे लिखा है असीमित, सॉरी आवश्यकता असीमित। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे सीमित संसाधन और सेकंड नंबर पे लिखा है आवश्यकता असीमित। क्या मतलब है दोस्तों, मानकर चलो दोस्तों आपके पास जो सीमित संसाधन है वो 500 रुपए है। कितने हैं दोस्तों, 500 रुपए है। ठीक है, मानकर चलो दोस्तों कि आपके पास 500 रुपए एक सीमित संसाधन है। ठीक है, और जो आपकी आवश्यकता है दोस्तों वो तो असीमित है। कैसे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये एग्जांपल है दोस्तों। अब 500 रुपए आपके पास है, अब 500 रुपए लेकर आप मार्केट में गए दोस्तों। ठीक है, ओनली 500 रुपए लेकर। अब 500 रुपए में आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप देखोगे भाई कितनी बढ़िया एक टी शर्ट आपको दिखाई देगी, पैंट शर्ट आपको अच्छी लगे शायद ले लो, आप जैकेट ले लो। ठीक है, तो चीजें तो बहुत दिखेगी आपको, मतलब कि अच्छी लगेगी आपको बाजार में या मार्केट में, कोई भी बढ़िया मार्केट में जाओगे 500 रुपए लेकर तो चीजें तो आपको बहुत सारी अच्छी लगेगी। बट उसको खरीदने के लिए जो हमारे पास पैसे हैं, जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है दोस्तों, वो तो फिक्स है हमारे पास 500 रुपए। ठीक है, आप समझ रहे हो, जो हमारे पास संसाधन है वो तो फिक्स है दोस्तों। बट जो हमारी नीड है ना दोस्तों, हमारी नीड मतलब हमारी आवश्यकता जो है दोस्तों वो असीमित है। उसका मतलब उसकी लिमिट ही नहीं है हमारी नीड की। हमारी इच्छा चाह रही है हम ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, बट हमारे पास पैसे तो भाई 500 रुपए ही है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन, अब जो सी ये कंडीशन कौन सी होगी, ये होगी स्कार वाली कंडीशन बस। बट इस कंडीशन में ना दोस्तों एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चूज। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ चूज, जिसको चयन की समस्या बोलते हैं हिंदी में, चयन की समस्या। ये कैसे हो जाती है, देखो 500 रुपए थे आपके पास,
ठीक, 500 रुपये, अब मार्केट गए आप, अब मार्केट में आपको कई सारी चीजें दिखी, 500 रुपये में आप सारी चीजें तो नहीं ले सकते हो, जो भी आंखों से दिखा वो थोड़ी ले सकते हो आप दिमाग लगाओगे तो भाई 500 रुपये में मैं वही लूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने चूज किया दोस्तों, क्या किया, आपने चूज किया, आपने चयन किया, हिंदी में बोलते हैं चयन, ठीक है, यहाँ लिखा है चयन समस्या, चयन की समस्या, तो आपने चयन किया दोस्तों, ठीक है, आपने चूज किया, तो वो थी चूज करने वाली। अब देखो 500 रुपए थे, कई सारी चीजें थी, तो उस कंडीशन पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, चयन वाली समस्या, चूज प्रॉब्लम दोस्तों। बट हमने कोई एक कमोडिटी चूज कर ली और उसको हमने क्या कर लिया दोस्तों, परचेज कर लिया, तो उस जो प्रॉब्लम था, जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान, जो सोल्यूशन था, वो भी क्या हो गया दोस्तों, हमने खुद अपने विचारों के आधार पर क्या कर लिया दोस्तों, उसका समाधान निकाल लिया। क्लियर। अब दोस्तों जो आपकी बुक है ना दोस्तों, उसके अंदर एक पॉइंट और भी मिलेगा, ठीक, एक पॉइंट और भी आपको मिलेगा दोस्तों, ये आपको यहां लिखा हुआ मिल रहा होगा, वैकल्पिक योग वाले संसाधन। वैकल्पिक योग वाले संसाधन कहने का क्या मतलब है दोस्तों, थोड़े समझो आप। मान कर चलो दोस्तों मेरे पास जमीन है, क्या है दोस्तों, मेरे पास एक लैंड है, और मेरी मर्जी, मैं उस लैंड पर चाहे मंदिर बनाऊं, मेरी मर्जी चाहे मैं उस लैंड पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, मेरी मर्जी चाहे उस लैंड पर मैं अपने लिए दुकान खोलूं, मेरी मर्जी चाहे मैं उसके ऊपर अपने लिए कोई इंस्टीट्यूट खोलूं, मेरी मर्जी चाहे मैं उस रेंट को, सॉरी उस लैंड को, उस जमीन को रेंट पे दे दूं, किराए पे दे दूं, ये मेरी मर्जी है। तो एक जमीन है, जमीन तो एक है, बट उसको अलग अलग मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है, डिफरेंट टाइप यूज कर सकता हूं। वैकल्पिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंट, ठीक है दोस्तों, एक चीज को मैं अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यही कह रहा है कि वैकल्पिक लाइक डिफरेंट योग वाले संसाधन, तो एक जमीन है जिसको हम कई सारे, जिस जमीन पर हम कई सारी चीजें बना सकते हैं, बट अपनी मर्जी के बेस पर दोस्तों। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अब इधर बात करते हैं, ये चीजें क्या है दोस्तों अब इधर बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई अर्थशास्त्र है क्या, उसके कितने प्रकार है, उसके कितने भाग है, उसके भाग जो थे समष्टि और व्यष्टि, वो कब टूटे, कौन सी सन में टूटे, ठीक है, कौन से सन में माइक्रो बनी, कौन से सन में मैक्रो बनी, माइक्रो के फादर कौन है, मैक्रो के फादर कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो अच्छे से हमने डिटेल में उसमें पढ़ा था दोस्तों। बट इसमें हमने ये देखना है कि भाई अर्थशास्त्र किससे कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ समष्टि दिख रहा होगा लिखा हुआ, और यहाँ व्यष्टि, समष्टि मीन्स माइक्रो एंड सॉरी व्यष्टि मीन्स माइक्रो एंड समष्टि मीन्स मैक्रो दोस्तों। अब दोस्तों ये चार पॉइंट मैंने इसके अंदर लिखे हैं, तो एग्जाम में जब आ जाता है दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, तो आप इन चार पॉइंटों को अच्छे से लिख सकते हो दोस्तों। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं दोस्तों, इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वो अभी मैं आपको अपनी बोल के बताऊंगा। बट ये नोट्स टाइप है दोस्तों, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, ये एक तरह से आपके लिए शॉर्ट नोट्स कहलाएंगे। भाई जब भी एग्जाम होगा कि इसको फटाफट पढ़ लेंगे और हमारे अच्छे से रिवीजन हो जाएगी दोस्तों। क्लियर। बढ़ते हैं दोस्तों इस साइड। सबसे पहले दोस्तों व्यष्टि की बात करते हैं। व्यष्टि के अंदर दोस्तों व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। देखिए दोस्तों, व्यष्टि इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक क्या होती है दोस्तों, एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, एक शाखा है। जैसे आपने नहीं देखा दोस्तों आरबीआई बैंक है, उसके नीचे छोटे छोटे बैंक कितने काम करते हैं, तो आरबीआई बैंक तो मेन बैंक है, बट उसके नीचे उसके जो छोटे मोटे बैंक है वो सब क्या है दोस्तों, उसकी ब्रांचेस है, ठीक है। क्या है दोस्तों, वो सब उसकी ब्रांचेस होती है, ठीक है ना।
वो बैंक की भी किसके अंडर में, काम किसके अंडर में कर रहा है, आरबीआई के अंडर में कर रहे हैं सब। किसके, कौन कंट्रोल कर रहा है इनको, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी दोस्तों व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर किसका अधिकार है, इकोनॉमिक्स का अधिकार है, या फिर कहे तो उसी के अंडर में ही काम करता है। ठीक है, समष्टि जो अर्थशास्त्र है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके ऊपर किसका अधिकार है, तो इसके ऊपर भी अपना क्या नाम है, इकोनॉमिक्स का ही अधिकार है दोस्तों। क्लियर। अब इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत दोस्तों, कौन सी, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ओनली फॉर इंडिविजुअल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल क्वांटिटीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनना, व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, शाखा एक ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। कैसे, क्यों कहा जाता है इसको कीमत सिद्धांत? देखिए, आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को बुक आप पढ़ोगे ना दोस्तों, इसमें आप चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर आपको इसके अंदर आपको प्राइस के बारे में ही कंपेनिंग दिखेगी। ठीक है, मतलब डिमांड, जैसे डिमांड हो गया, डिमांड और प्राइस के बारे में आपको दिखेगा, भाई कितनी डिमांड है, कितनी प्राइस है। ठीक है, सप्लाई के बारे में आपको दिखेगा, सप्लाई, डिमांड, प्राइस, इनके आप इनको चीजों के देखोगे। ठीक, आप मार्केट के बारे में पढ़ोगे, भाई मार्केट क्या है और मार्केट के अंदर प्राइस कैसे जंप कर रहा है। ठीक, कैसे जंप कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप देखोगे। मतलब कहने का ये है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ज्यादातर आप कीमत, प्राइस पे फोकस किया जाएगा। ठीक है ना, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे इन चीजों को। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जब हम व्यष्टि लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो समष्टि इकोनॉमिक्स का जो डाटा होता है, जो चर होते हैं, इंग्लिश में डाटा बोलते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं, आंकड़े भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक, आंकड़े भी बोलते हैं हिंदी में। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो चर होते हैं, जो डाटा होता है, वो फिक्स रहता है, वो स्थिर रहता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, कि भाई जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ एक फोकस रखा जाता है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो होता है, जो एम होता है व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो एक एम होता है कि भाई प्रॉफिट कैसे अर्न करने, अपना प्रॉफिट को कैसे बढ़ाए, कैसे प्रॉफिट कमाए, ये। ठीक है, वो कह रहा है ना व्यक्तिगत लाभ, तो व्यक्तिगत लाभ का मतलब ये है कि भाई हम प्रॉफिट कैसे कमाए। सिर्फ और सिर्फ फोकस एक चीज पर रहता है, वो रहता है प्रॉफिट, 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 ओनली फॉर प्रॉफिट पर फोकस रहता है। इसके अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत लाभ, आप ऐसे लिख सकते हो इसकी परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना है। क्लियर। अब आते हैं समष्टि पे दोस्तों, यहां समष्टि लिखा है। ठीक, यहां लिखा समष्टि लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक इकाई के रूप में करते हैं दोस्तों। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक इकाई के रूप में करते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र को आय या रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे इसको कीमत, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहा जाता था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में आप देखोगे, बट इसके अंदर आप प्राइस के बारे में नहीं, आप इनकम के बारे में देखोगे आप। ठीक है ना, इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन चीजों के बारे में आप ज्यादा फोकस करोगे देखने इसके अंदर आप। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा ये है इसके अंदर, आप यहां लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट ये लिखो ना आप कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र को आय या रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, जो थर्ड पॉइंट है आप ये लिखना कि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होता है, जो डाटा होता है, वो फिक्स रहता है, वो स्थिर रहता है दोस्तों। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, भाई देखो इसका अंदर फोर्थ पॉइंट क्या था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम रहता है, भाई अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करे, उसको कैसे बढ़ाए। बट समष्टि अर्थशास्त्र जो है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका एक एम रहता है दोस्तों, वो है सोसाइटी को क्या करना है, एक बेस्ट बनाना है, अपनी सोसाइटी को, समाज का कल्याण करना है दोस्तों। ठीक है। आप इसके अंदर लिख सकते हो कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य समाज कल्याण करना, समाज की सेवा करना, ये समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको इधर का पार्ट और इधर का पार्ट ये अलग है दोस्तों। आप इधर का पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड यहां लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसका पॉइंट क्या है, सबसे पहले इसका जो पॉइंट लिखा दोस्तों कि भाई उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, सॉरी उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। अब यह उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत दे रखा है दोस्तों। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का क्या मतलब है, देखिए एक उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता लाइक कस्टमर, कंज्यूमर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। एक उपभोक्ता होता है, उसको अपनी आय, उसको अपनी इनकम कहां खर्च करे जिससे कि वो अधिक संतुष्ट हो, अधिक सेटिस्फाई हो, अंदर से अधिक उसे खुशी मिले, है ना। मानकर चलो भाई मेरी तनख्वाह 5,000 रुपए मुझे इस महीने मिले हैं, ठीक है, 5,000 रुपए, और मैं अपने 5,000 को ऐसे खर्च करना चाहता हूं जिससे कि मेरे को अंदर से सुकून मिले, सुकून, अंदर से खुश रहूं मैं। ये ना हो कि भाई 5,000 रुपए मैंने ऐसी जगह खर्च कर दिया और बाद में मैं अफसोस कर रहा हूं यार कहां पैसे लगा दिए मैंने। ठीक है ना। तो सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, संतुष्टि में होना चाहिए। संतुष्टि में कहने का मतलब ये है कि एक उपभोक्ता अपने आय को, अपनी इनकम को ऐसी जगह खर्च करे या अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च करे जिससे कि वो क्या हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उत्पादन व्यवहार का सिद्धांत। उत्पादन व्यवहार का सिद्धांत दोस्तों, देखिए उत्पादन व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, एक होता है उत्पादक, एक होता है उत्पादन, दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है प्रोडक्शन। मतलब मानकर चलो ये मार्कर है दोस्तों, इस मार्कर को मेरी कंपनी ने बनाया है, इस मार्कर को बनाया, तो मैंने बनाया दोस्तों, मान के चलो मैंने बनाया है। ठीक है। तो मैं कौन हूं, प्रोड्यूसर हूं। मैंने बनाया तो मैं प्रोड्यूसर हूं। मैंने क्या बनाया है, मैंने ये मार्कर बनाया दोस्तों, तो ये मार्कर क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा मेरा। क्लियर हो रहा है बातें। मैंने बनाया है तो प्रोड्यूसर, क्या बनाया है मैंने, ये मार्कर बनाया है मैंने। ठीक है। ये मार्कर, तो ये जो मेरा मार्कर है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक, ऐसे आप मान लो। ये है दोस्तों सेकंड पॉइंट, यहां पर यही कहना चाहता है कि उत्पादन व्यवहार का सिद्धांत, मतलब एक उत्पादक ऐसा उत्पादन करेगा, ऐसा उस चीज का उत्पादन करेगा, एक उत्पादन उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे कि उसको अधिकतम लाभ होए। क्लियर दोस्तों। ये थी, आप इसके अंदर ये पॉइंट लिख सकते हो। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अभी आपने मार्केट में सुना, देखा होगा कि भाई एक हाल ही फिलहाल में एक टी शर्ट आई थी, क्या ना, अपना टाइम आएगा, है ना, गाना भी इसके ऊपर अपना टाइम आएगा, एमी में बंटाएगा। ठीक, जो अपना टाइम आएगा, और टी शर्ट कितनी चली, लोगों ने कितनी पहनी, है ना, बैग पे मैंने तो देखा लोग बाइक पे लिखवा के घूम रहे थे अपना टाइम आएगा। स्कूल बैग वाले बच्चे, स्कूल वाले बच्चे ज्यादातर मैंने देखे हैं टी शर्ट में, ये सब घूमते थे, ये सब अपना टाइम आएगा, सब टी शर्ट। तो देखो अब उसके प्रोड्यूसर को पता लगा कि भाई अपना टाइम आएगा ना, जो ये लाइन है ये बहुत चल रही है,
ठीक, ये लाइन बहुत चल रही है। तो उस प्रोड्यूसर ने क्या करा, टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके टी शर्ट मार्केट में निकाल दी। अब मार्केट में जैसे टी शर्ट निकाली वो धड़ाधड़ बिकी, धड़ाधड़। अब धड़ाधड़ टी शर्टें बिकी तो किसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किसको, माल ज्यादा बिकने लगा उस प्रोड्यूसर का, तो उसको ज्यादा लाभ हुआ, उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो उसका उद्देश्य यही था कि भाई वो उत्पादन व्यवहार का सिद्धांत कहने का मतलब ये है, ऐसी चीज का उत्पादन करे जिससे कि उसको अधिकतम क्या हो दोस्तों, अधिकतम पैसा मिले, अधिकतम लाभ हो, इसको अधिकतम प्रॉफिट हो इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कीमत सिद्धांत। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों कीमत सिद्धांत क्या है। ठीक है, कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आप इतने सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है, बस। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, प्राइस के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात थी। सेकंड दोस्तों समष्टि की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले है कीमत में उतार चढ़ाव। सबसे पहला पॉइंट, कीमत में उतार चढ़ाव कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कीमत में उतार चढ़ाव कहने का ये मतलब है जब कीमत बढ़ती है, किसी भी चीज की, किसी सामान की बाजार में कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, या उसकी कीमत घट जाती है। जब कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई होगी, स्फीतिक हो गया, स्फीतिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्फीतिक। ठीक है, और जब सस्ताई होगी, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन, और उसको इकोनॉमी भाषा में बोलते हैं अवस्फीतिक, अवस्फीतिक बोलते हैं। स्फीतिक महंगाई, अवस्फीतिक सस्ताई, आप कह सकते हो, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। ठीक है, तो कीमत में उतार चढ़ाव होने के कारण महंगाई और स्फीतिक और अवस्फीतिक पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है दोस्तों मार्केट में, ठीक है, बाजार में। सेकंड पॉइंट दोस्तों, सेकंड पॉइंट का जो नाम है दोस्तों, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, राजकोषीय और मौद्रिक नीति। देखिए दोस्तों ये सब गवर्नमेंट के अंडर में होता है, सभी राजकोषीय मौद्रिक नीति। आपने देखा होगा भाई आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, ठीक, आरबीआई ने एसएल बढ़ा दिया, ठीक, ये बैंक रेट बढ़ा दिया, तो ये सब मौद्रिक नीति के अंडर में आ जाता है। और राजकोषीय में आप जो बजट वगैरह होते हैं ना वो आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जब समाज में, जब सोसाइटी में ज्यादा चीजें महंगी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने स्टेप उठाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय या मौद्रिक नीति। ठीक है, गवर्नमेंट अपने स्टेप उठाती है उस इन्फ्लेशन को, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जिसको मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर, अगर बैंक अगर कोई स्टेप उठाता है आरबीआई बैंक तो मौद्रिक नीति कहलाएगा। अगर सरकार अपना बजट अच्छे से दिखा देती है, भाई बजट ले आया है इसके लिए, इसीलिए थोड़ा सप्लाई जो महंगाई वगैरह है उसको कम किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए सरकार फिर बजट वगैरह लेके आती है। सरकारी बजट दोस्तों, सरकारी बजट के बारे में थोड़ा जानिए आप। इसके मैक्रो के बारे में स्पेशल, इसके बारे में एक लेसन है दोस्तों, उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसको, सिर्फ थोड़ा जानिए। देखिए दोस्तों, हर साल हमारे पूरे भारत के अंदर 28 राज्य है दोस्तों, हर एक राज्य अपने 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 हर एक राज्य अपने पूरे स्टेट का बजट हर साल तय करता है। ठीक है, हर साल तय करता है। ऐसी क्या होता है, हमारी पूरे इंडिया का जो बजट होता है हर साल आता है दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल बजट होता क्या है, सबसे पहले बजट समझो आप। देखिए, मानकर चलो मुझे कार लेनी है, क्या लेनी है, कार लेनी है, तो कार तो भाई 5 लाख 6 लाख 7 ज्यादा 7 लाख रुपए की कार आ जाती है। ठीक, अच्छी कार 7 लाख रुपए तक की आ जाती है। अब कार लेनी है तो भाई अब कार लेना आसान बात तो नहीं है। ठीक, अब मेरे पास मानकर चलो 5 लाख है, तो बंदा पूछेगा भाई तेरा कितने तक का बजट है, तो मैं बोलूंगा देख भाई मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख है, मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख तक का ही बजट है, 7 लाख मेरे बस की नहीं है कार वार लेना। मैं उस बंदे को कहूंगा, वो बंदा पूछेगा तेरा कितने तक का बजट है, तो मैं उसको बोलूंगा 5 लाख। तो कोई भी काम करने से पहले एक बजट तय किया जाता है दोस्तों। मान के चलो आप दुकान पर जा रहे हो और आपके पास 100 रुपए है ना, आपके पास 100 रुपए है, मतलब आपके पास 100 रुपए का बजट है दोस्तों, तभी तो आप 100 रुपए का सामान ला पाओगे, है ना। आपके पास 100 रुपए का बजट है तभी 100 का सामान ला पाओगे। 100 रुपए है तो 100 का ही सामान लेके आओ ना दोस्तों।
तो ये क्या, इसका कहने का 100 रुपए है तो 100 रुपए का ही सामान लेके आओगे दोस्तों, है ना। तो ये एक बजट फिक्स होता है दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा इस साइड हम थोड़ी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ दिखा होगा पॉजिटिव इकोनॉमी, वास्तविक अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पर अलग पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। दोस्तों जो वास्तविक अर्थशास्त्र है दोस्तों, कौन सा वास्तविक अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र के अंदर वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल की जो आर्थिक क्रिया होती है दोस्तों संबंधित होती है। ठीक है, किससे संबंधित होती है, इन 3 टाइम पीरियड से संबंधित होती है आर्थिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, मान के चलो एक ऐसी आर्थिक क्रिया थी जो पहले थी, मतलब थी, वो काम नहीं करी अच्छे से, अब वर्तमान में आई, उसको अच्छे से मॉडिफाई किया और उसको थोड़ा और सक्सेस बनाने की कोशिश की, नहीं चली वो आर्थिक नीति। एंड फ्यूचर में जाके और किसी ने उसको मॉडिफाई किया उसी आर्थिक नीति को, एंड वो फिर आर्थिक नीति अच्छे से प्रोग्रेस में आई एंड उसने फिर अच्छे से अपना रूप दिखाया अच्छे से, एंड जब उसके अंदर नई थिंक ऐड हुई तो फिर अच्छे से उस आर्थिक क्रिया की ग्रोथ भी हुई। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, इसमें दो सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो भी क्रिया होती है या तो क्या है या क्या था या क्या होगा से संबंधित होती है दोस्तों। ठीक है ना, जो भी होता है क्या है, क्या था, क्या होगा, क्या था, क्या होगा, ध्यान रखना, क्या है, क्या था, क्या होगा, इनसे संबंधित होता है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वास्तविक कथन जो है कभी सत्य और कभी असत्य होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक उदाहरण, एक एग्जांपल देता हूं आपको तो इस पॉइंट समझाने के लिए। मान के चलो दोस्तों कि भाई हमारे भारत, ऐसे मान लो 1 मिनट के लिए कि भारत की जनसंख्या, ठीक, ऐसे वैसे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, चाइना की है। ठीक है, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए आप मान लो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत की है, 1 मिनट के लिए आप मान लो। ठीक है, तो क्या ये जो कथन है, जो आपके सामने ये बात रखी है, क्या ये सही है दोस्तों, नहीं, ये असत्य है। ये कथन जो है, ये जो आपके सामने मैंने बात रखी है, ये असत्य है। तो हमें कैसे पता लगा दोस्तों, हमने क्या किया, हमने जांच की, हमने इस जो हमारे पास डाटा आया था कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, तो जो हमारे पास डेटा आया हमने उसको अच्छे से चेक किया एंड उसके बेस पर हमने फिर रिजल्ट निकाला कि भाई जो सा ये वास्तविक कथन है वो क्या है दोस्तों, वो गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए वास्तविक कथन जो होता है कभी सत्य भी होता है, कभी सही भी हो सकता है वो, और कभी गलत भी हो सकता है दोस्तों, असत्य भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये है कि भाई वास्तविक कथन को हम जांच सकते हैं दोस्तों, हम उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर, हम उसको से अच्छे से जांच पड़ताल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आंकड़ों का जांच कर सकते हैं, जो हमारे पास डेटा आ रहा है हम उसको अच्छे से जांच कर सकते हैं, भाई कहीं गलत तो नहीं है डेटा, सही है ना डेटा, ये सही, हमें सही, हमको सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ सही तो है ना डेटा। अगर गलत डेटा आ गया तो गलत इंफॉर्मेशन सबके पास चली जाएगी, तो इसीलिए इसको चेक किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था इसके बीच दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बीच दोस्तों। बट जो सा ये वाला है, ये थी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। देखिए आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था क्या होता है, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। ठीक है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। समझ रहे हो बात को आप, जैसे आर्थिक मुद्दे व आर्थिक समस्याओं से संबंधित है, यह मैंने लिखा है दोस्तों पॉइंट, आर्थिक मुद्दों और आर्थिक समस्याओं से संबंधित है। आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों मैं, ठीक है ना, थोड़ा नीचे पढ़ते हैं दोस्तों, फिर आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा मैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक मुद्दा तो है ही, बट उसके ऊपर उस बंदे के, दूसरे बंदे के विचार क्या होने चाहिए ये भी पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, केवल विचारों को ही दर्शाते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर ये नहीं देखते भाई ये सत्य है या असत्य है। यार एक बात बताओ, आपके अंदर कोई फीलिंग है, आपके अंदर एक थिंकिंग होती है आपकी माइंड की, आप उसको जान सकते हो कि वो सही है कि गलत है। दूसरा बंदा उसको माप सकता है कि भाई सही कह रहा है गलत कह रहा है, दूसरा बंदा नहीं माप सकता उसको। ठीक है, आप अपनी थिंकिंग को खुद ही बता सकते हो कि भाई मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता है, उसको चेक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है चीजें? जो विचार होते हैं, जो अंदर एक तरह के नए नए विचार होते हैं, जो बंदे के अंदर से, मान चलो कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक पर जो विचार होते हैं, तो उस विचारों को कैसे आप माप सकते हो दोस्तों, कैसे आप सही गलत कह सकते हो? ठीक है ना, हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं हर एक टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यहां पर यही लिखा है कि आंकड़ों को जांचा नहीं जाता है। विचार को कैसे जांच लोगे यार आप नहीं जा सकते विचारों को। समझे ना बात को? जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं ना दोस्तों, हम उसको नहीं चेक कर सकते। अब देखो ये पूरा का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कोई एक मुद्दा है, कोई एक टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, करंट में बहुत चलता है ये टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों। अब कई सारे न्यूज चैनल ऐसे होते हैं दोस्तों कि भाई ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक ले लेंगे और उस टॉपिक पर एक्सपर्ट बुला लेते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं ना दोस्तों, एक्सपर्ट जो बिल्कुल इन वातावरण से संबंधित होते हैं दोस्तों, जो है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रिसर्च सेंटर वगैरह में काम करते हैं, उन एक्सपर्ट को बुलाते हैं दोस्तों। और 3-4 एक्सपर्ट बैठे होते हैं तो उस ग्लोबल वार्मिंग पर, अब ये तो है नहीं वो 4 जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन सभी के विचार एक जैसे हो, हर किसी के विचार एक अलग अलग होंगे दोस्तों। ठीक है, हर किसी के, अब उन चारों जो एक्सपर्ट बैठे हैं, हर किसी के विचार अलग 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 होंगे, हर किसी की सोच अलग अलग होगी दोस्तों, हर किसी की सोच एक जैसी थोड़ी हो सकती है। अब उनके विचार अलग अलग है तो उन विचारों को माप थोड़ी सकते हैं, नहीं माप सकते दोस्तों। क्लियर हो रहे हैं आपको? तो इसीलिए अब विचार यहां पर मुद्दे थे, हर किसी ने अपने अपने विचार रखे। तो यहां पर कह रहा है वो क्या होना चाहिए कि भाई अब ग्लोबल वार्मिंग है। अब मैंने उन एक्सपर्ट से या फिर उस न्यूज रिपोर्टर से पूछा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, इसकी इस प्रॉब्लम का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो क्या होना चाहिए। लिखा ना क्या होना चाहिए, तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए। ठीक, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको मैं, क्या होना चाहिए। तो वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो अपनी अपनी राय देते हैं कि भाई ये होना चाहिए। ठीक है ना, हर कोई बोलते हैं भाई ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इनको कम करना चाहिए, सीएफसी गैस होती है, उनको कम करना चाहिए। ठीक, हर किसी के अलग अलग एक थिंक होती है दोस्तों। ठीक है ना, अब ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ नहीं रहे, क्या उसके बारे में आपको मैं बताऊं, फिलहाल जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि हाँ वो 4 एक्सपर्ट बैठे हैं, वो 4 के 4 एक्सपर्ट, हर किसी के अलग अलग सोल्यूशन होंगे। ठीक है, हर किसी की अलग अलग थिंकिंग होती, तो उन विचारों को दोस्तों हम मेजरमेंट तो नहीं कर सकते ना, उनको माप थोड़ी सकते हैं। इसीलिए वहां नीचे सबसे नीचे मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा केवल विचारों को दर्शाता है। अब वो जो विचार है दोस्तों, हर एक बंदे के, उन चारों के एक्सपर्ट के विचार है, वो कौन कह सकता है? तीसरा बंदा, पहला दूसरा जो एक्सपर्ट बैठा है, पहले वाले के विचार को ऐसे कह सकता है कि भाई ये तो सत्य है, ये तो असत्य है, ये तो सही है, ये तो गलत है, ऐसे कह सकता है कोई? ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे कोई कह सकता? नहीं कह सकता दोस्तों। क्यों कहेगा उसके विचारों को सही गलत? वो भी तो उसी के फेवर में बोल रहा है, वो तो समाधान ही बता रहा भाई, वो थोड़ी गलत बातें बोलेगा। ठीक है, नीचे यहां पर यह लिखा है कि आंकड़ों को जांचा नहीं जाता है, बट यहां पर तो डाटा की बात ही नहीं हो रही है, यहां पर दोस्तों विचारों की बात हो रही है। क्या हो रही है? विचार जो हमें दिमाग में आएंगी, उनको कैसे आप मापोगे भाई? उनको नहीं माप सकते आप, इसीलिए यहां पर लिखा है आंकड़ों को जांचा नहीं जाता है यहां पर। क्लियर दोस्तों? तो ये था दोस्तों आज हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उस बुक का सबसे पहला लेसन है दोस्तों। ऐसे धीरे धीरे करके दोस्तों और वीडियो भी इकोनॉमिक्स की आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों इन पॉइंट को समझने में, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।